AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। पिछली क्लास में हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एनपीवी, आईआरआर और भी कई सारे टर्म्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, एडवर्टीजमेंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक काइंड ऑफ शीट है जिसमें कि आपके बिजनेस के सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज़, सारे शेयर होल्डर्स एक ही जगह पे मेंशन्ड होते हैं, जिससे आपको अपने बिजनेस का बेस्ट समरी मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। A balance sheet is a critical financial statement that reflects the financial position and the health of the business at specific point in time। मतलब किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके बिजनेस की हेल्थ क्या है, वो शीट जो ये बताती है उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी किसी बिजनेसमैन को या किसी एंटरप्रेन्योर को कोई नया वेंचर शुरू करना होता है, दे ऑलवेज गो फॉर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कि आने वाले टाइम में हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, आने वाले टाइम में हमारे एसेट्स क्या हो सकते हैं, आने वाले टाइम में हमारे कैश इनफ्लोज कहाँ से हो सकते हैं। तो इन सब को बताने वाली जो शीट होती है वो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर is planning a new venture, they cannot rely on the past data. Instead, they must prepare a projected balance sheet to properly judge the future profitability and financial stability of a business. These projected balance sheet must be prepared for first 3 to 5 years of the operation and included in detailed project report। मतलब हम कितने साल का बनाएंगे? हम 3 से 5 साल का बैलेंस शीट बनाएंगे। On the basis of that, we will invest in that particular project. Now, अब इस बैलेंस शीट के दो की कंपोनेंट्स होते हैं। पहला लाइबिलिटीज़ एंड दूसरा एसेट्स। लाइबिलिटीज़ क्या होता है? जिनसे हमें बिजनेस में एज सच कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे हो सकता है एंटरप्रेन्योर ने लोन ले रखा हो, या हो सकता है डे टू डे ऑपरेशंस में वो मनी एग्जॉस्ट हो जा रहा है, या आप एडवर्टीजमेंट में यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है? लाइबिलिटीज़ हैं आपकी सारी, कि पैसा जा रहा है आपका। ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द मनी दैट द बिजनेस कलेक्टिवली ओज टू आउटसाइड द लेजर एज वेल एज द एंटरप्रेन्योर देमसेल्फ। दिस इंक्लूड्स प्रमोटर्स इक्विटी, जैसे खुद का फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जैसे लोन का, मतलब बैंक का लोन, एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जैसे वर्किंग कैपिटल एंड ऑल। एसेट में क्या हो गया? एसेट में हो गया कि भाई एंटरप्रेन्योर के पास इतनी लैंड पड़ी हुई है, एंटरप्रेन्योर के पास कोई बिल्डिंग पड़ा हुआ है, या कोई प्लांट है, या कोई मशीनरी है, या कोई व्हीकल है। तो ये सारी चीज़ें एसेट में काउंट होती हैं, या कभी कैश पड़ा हुआ है उनके पास, तो हम उनको बोलते हैं एसेट्स। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक वाइबिलिटी। कभी भी कोई भी बिज़नेस हम शुरू करते हैं तो वो इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं है। पैसे के साथ साथ हम और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, जिससे आसपास के सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जिससे वहाँ के आसपास एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। द प्रोजेक्ट कैपेसिटी टू क्रिएट एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द लोकल पॉपुलेशन। ठीक है। ये हो गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज इम्पैक्ट, कि भाई उस पर्टिकुलर बिजनेस से प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट को हम क्या फॉरेन में सेल करके
पैसे कमा पा रहे हैं या नहीं। अगर कमा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नेशन में पैसे ले आ रहा है। नेशनल रेवेन्यू एंड सेविंग्स कि भाई बिजनेस जितना ग्रो होगा उतना गवर्नमेंट को टैक्स देगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा तो जिससे गवर्नमेंट हमारे ही बेनिफिट के लिए नए रोड्स बनाना, नए डैम्स बनाना, नए इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स बनाना एंड एवरीथिंग वो कर पाएगी। फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कि वो पर्टिकुलर बिजनेस क्या लोकली सारे रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो हमेशा इवेल्युएट किए जाते हैं जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो, और हमेशा इसे कॉस्ट बेनिफिट में देखा जाता है कि जितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं क्या उस हिसाब से हमें बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अब साथ ही साथ में हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट भी देखते हैं। क्या सोशली बहुत अच्छा कर रहा है ये बिज़नेस? लेट्स से आपका बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है, साथ साथ में आप NGOs भी खोल रखा है आपने, या गरीब बच्चों को आप पढ़ाते हो, या आपकी एक ब्रांच है जो डोनेट करती, तो क्या हो गया, ये सोशली भी आप बहुत बेनिफिट कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किसी भी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लेट्स से आप कोई बिजनेसमैन हो, आपके अंडर में 4 से 5 डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक हो गया सेल्स का, हो गया फाइनेंस, हो गया मार्केटिंग, हो गया फिर प्रोडक्शन, हो गया फिर प्रोडक्शन में परचेज, हो गया क्वालिटी, हो गया एंड देयर आर मैनी मोर। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कब किस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाए। इसकी वजह से हमें डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेट्स से मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली एक्ट नहीं कर देंगे कि भाई प्रॉब्लम आई इसको हम एक्ट कर दिए हो गया, नहीं। एक बार प्रॉब्लम आई हम उसको प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। क्यों प्रोसेस सॉल्व करेंगे? ताकि इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम फ्यूचर में बहुत ईजिली एग्जीक्यूट कर सकें। तो होता क्या है, लेट्स से मार्केटिंग में प्रॉब्लम आई, आपने आइडेंटिफाई किया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपने देखा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स से हमारी रीच उतनी नहीं बढ़ रही है, तो फिर आपने देखा रीच क्यों नहीं बढ़ रही है। लेट्स से आपका पोस्ट उतना अच्छा नहीं बन रहा है, फिर आपने और भी देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो आप एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे पहुँचे कि भाई ये इशू है। अब आपने इशू आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने देखा कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या क्या हो सकता है। आपको पता चला कि भाई 5 सल्यूशंस हैं इसके। फिर अब 5 सल्यूशंस में भी आपने देखा कि यार ठीक है 5 सल्यूशंस हैं, बट सबसे वाइबल कौन सा मेरे लिए, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा मेरे लिए, कौन सा ऐसा है जो हो सकता है कॉस्ट इफेक्टिव हो बट टाइम टेकिंग हो। ठीक है, तो आप कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके आपने देखा कि एक सल्यूशन है जो मेरे लिए बेस्ट सूटेड है। ठीक है, आपने वो सल्यूशन लिया, फिर आपने देखा कि मैं कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। फिर आपने एक प्रोसेस बनाया कि ये सल्यूशन इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन करवाई, आपने इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उसके फॉलोअप्स लिए कि भाई कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब अगर प्रॉब्लम आई तो अपने वो सल्यूशन थोड़े इम्प्रूव करवाए, थोड़े इम्प्रूव करवाए, फिर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम कम आके एकदम ही बंद हो गई वहाँ से प्रॉब्लम आना। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि अभी तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है लेकिन फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये स्लाइड पढ़ सकते हो। आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। फिर आ जाते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एट अ टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिटेल रिपोर्ट ऑल द कॉस्ट एंड द बेनिफिट मस्ट बी प्रोजेक्टेड बेस्ड ऑन द स्टडीड अजम्पशन। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, हम कुछ भी हवा में नहीं बोल सकते ना कि हाँ भाई यहाँ 4 लाख का पड़ रहा है, यहाँ पे 10 लाख का पड़ रहा है, तो वो उससे हमें बिजनेस में कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए हमें हर चीज़ को स्पेसिफाई करना पड़ता है, कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, लेट्स से आपने मशीनरी खरीदी, आपने रेंट लिया,
ठीक है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया कि भाई आपका मशीनरी लेट्स से 1 करोड़ का पड़ा तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट रिमेन्स द सेम फॉर द डेजिग्नेटेड पीरियड रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, कि भाई आपका चाहे 10 रुपये का सेल हो रहा है या 10,000 करोड़ का हो रहा है, मशीनरी इतने की है तो इतने की ही है। ठीक है, फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? बिजनेस के इंक्रीज होते ही वो कॉस्ट बढ़ जाता है। लेट्स से रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल जब आपने शुरू किया था तो आप केवल 10 प्रोडक्ट का मंगाते थे, आपकी सेल्स 2 साल में बढ़ गई, फिर आपने देखा अरे यार मेरी सेल्स तो बढ़ गई है, नाउ आई नीड रॉ मटेरियल फॉर द 200 प्रोडक्ट्स, तो क्या हो गया? आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी ये, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी बढ़ गई। प्रोडक्शन लेट्स से तीसरे साल आपका कम हो गया कि भाई आप सिर्फ 100 करते हो, तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई, तो ये हो गया। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है? ठीक है, दिस द इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक चेंज इन द पॉलिसी और द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब भाई आप पहले छोटे प्रोडक्ट्स में डील करते थे, केवल 1,000-2,000 वाले प्रोडक्ट में, तो आपकी कॉस्टिंग वगैरह कम आती थी। अब आप 1,00,000-2 लाख वाले प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। तो यही है डिसीजन रूल। क्या करना चाहिए? व्हेन टेकिंग अ डिसीजन द एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मस्ट एक्सीड द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब जो आप फ्यूचर में पैसे कमाने वाले हो, ठीक है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मस्ट एक्सीड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट से आप ज़्यादा ही कमाने चाहिए। ठीक, अब दूसरा क्या आ गया? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट क्या है कि कितना पैसा आपने लगाया वो कॉस्ट, कितने वॉल्यूम के लगाया वो वॉल्यूम, और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे खर्च करके आपको कितना प्रॉफिट मिला, वही हो गया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आर अफेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ कॉस्ट एंड वॉल्यूम। CVP analysis furnishes a mathematical picture of profit at various level of activity, enabling the management to distinguish between the effects of sales volume fluctuation and cost of changes। मतलब कि भाई सेल्स का वॉल्यूम आपका कितना था, आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, अपॉन में सेल्स कितने की हुई, तो वो हो गया आपका सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट। ठीक है, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि जितना कॉस्ट आपने लगाई थी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, और कितना कॉस्ट कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया, अगर वो इक्वल हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये हो जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट हम इसको बोलते हैं। और इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम उसको बोल देते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। टू एंश्योर expected cost do not overwhelm the business, the entrepreneur calculates the break even point. This is the exact volume of sales where the firm total cost equals the total revenue, meaning there is zero profit zero loss। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो हमारा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, तो हम उसे बोल दिए ब्रेक इवन पॉइंट। अब दूसरी चीज़, ये नई चीज़ है, मे बी बहुत कम लोगों को पता हो आप लोग के लिए, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्पेशली। हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे, उसी के हम चेंज करते रहेंगे उसी को। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फूड इंडस्ट्री का, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स से कार मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। आप इसी के रेफरेंस में आप हमेशा सोचते रहोगे, मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है? Production planning, this phase addresses the fundamental question of what to produce, when to produce and how to produce। मतलब हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, हम कब प्रोड्यूस करने वाले हैं और कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं। लेट्स से आप कोई कार कंपनी
आपने खोली, ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, इसमें कार प्रोड्यूस करने वाले हो, ठीक है, आपको पता चल गया व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, कि भाई कितने टाइम में क्या क्या प्रोड्यूस करने वाले, मतलब कितना प्रोड्यूस करने वाले हो, ठीक है, तो आपका हाउ मच भी क्लियर हो गया और टाइम भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया। द प्रोएक्टिव एस्टिमेशन ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन टू एंश्योर द सप्लाई कंसिस्टेंटली मीट्स द मार्केट डिमांड। अब आपने ये डिसाइड तो कर लिया कि आपको कार प्रोड्यूस करनी है, बट आप क्या क्या करोगे जिससे मार्केट में डिमांड जितनी है उतना आप सप्लाई कर पाओ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो डिमांड एस्टिमेशन करते हैं कि भाई कितने की डिमांड एक्चुअल मार्केट में है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाइंग द वेरियस प्रोडक्शन टेक्निक्स, फिर हम देखते हैं कि भाई क्या क्या टेक्निक्स है जिससे हम कार प्रोड्यूस किया जा सकता है या जिससे हम कंपोनेंट्स बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर ऑप्टिमम, उनमें से ऑप्टिमम टेक्निक कौन सी है, फिर रिसोर्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ठीक। फिर टास्क एलोकेशन बताता हूँ मैं। पहले डिमांड हमने गैदर कर ली, लेट्स से 10 लाख कार की नीड है हमें पर ईयर, ठीक, ये हो गया हमारा डिमांड। अब हमने ये देखा कि भाई प्रोडक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। अब इसमें मैं कोई टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ, अब ये समझो कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं, वो हमने मतलब अपने लिए चूज़ कर ली, और विद इन अमंग ऑल दोज प्रोडक्शन टेक्निक्स हमने ये देखा हमारे लिए 10 प्रोडक्शन टेक्निक्स सही हैं। जैसे लेट्स से रिमिंग कर लिया हमने, टैपिंग कर लिया, तो ये सारी प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं, वो हमने देखा कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिवली, वो हमने एक बार डिटरमाइन कर लिया। नाउ फिर हमने देखा रिसोर्स, कि भाई हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हमने अपना सप्लायर ढूंढ लिया, हमने उस सप्लायर का बजट पूछ लिया कि भाई आप कितने में सेल कर सकते हो, क्या है, ठीक है, बजट, और कितने टाइम में आप हमें डिलीवरी दे सकते हो, ठीक है, ये हो गया, इसका प्लान कर लिया हमने। फिर फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई मैन पावर कितनी हमें चाहिए, हम उन मैन पावर को कितनी सैलरी देंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपकी रिसोर्स की प्लानिंग। फिर आपके आ जाते हैं टास्क एलोकेशन, कि भाई कौन सा बंदा क्या काम करेगा। लेट्स से MBA किया हुआ बंदा HR संभालेगा, या MBA किया हुआ बंदा फाइनेंस संभालेगा, इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा शॉप फ्लोर संभालेगा, ठीक है, और डिप्लोमा किया हुआ बच्चा मशीन की देखभाल करेगा। तो इस हिसाब से हमने टास्क एलोकेशन कर लिया अपना। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये हमें प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, अब प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है, ये हमने बना लिया कि भाई हमें ये काम करना है, शुरू भी कर दिया, बट अब इसको मेंटेन कैसे करेंगे, इसको हमेशा डे टू डे रूटीन में ले आएंगे कैसे, उसी पूरे प्लानिंग को हम बोलते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। क्या होता है, वाइल प्लानिंग एस्टिमेट्स व्हाट शुड बी डन, ऑपरेशनल कंट्रोल एंश्योर दैट द डे टू डे प्रोडक्शन एक्चुअल कन्फर्म्स टू एस्टिमेट्स। क्या हुआ, लेट्स से आपने डिसाइड किया था ना कि 10 लाख कार बनानी है, फिर आपको निकल के आया कि आप एक दिन में आपने, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, 50 कार अगर आप बनाओगे तो साल भर में हो जाएगी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब जितना आपने प्लान किया हुआ है क्या उतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आ जाता है आपका प्रोडक्शन कंट्रोल में, ठीक है। इट फोकसेस ऑन अकम्प्लिशिंग द टारगेट लेड डाउन ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। तो अब इसके 4 स्टेजेस होते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल एंड प्लानिंग जनरली मूव्स थ्रू 4 स्टेजेस। पहला, राउटिंग, डिटरमाइन द एग्जैक्ट पाथ और सीक्वेंस दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस विल फॉलो। लेट्स से आपके पास 3 मशीनें हैं, आपका फाइनल प्रोडक्ट इन 3 मशीनों से होकर के जाएगा। तो क्या होगा, पहले एक मशीन से जाएगा नंबर 1 से, फिर 3 पे जाएगा या फिर 2 पे जाएगा, या पहले 1 2 3 फॉलो करेगा, तो क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा, वो हो गया राउटिंग। फिर आ जाता है स्केड्यूलिंग, कि भाई कौन सी मशीन पे हमारा कंपोनेंट कितनी देर तक रहेगा,
ठीक है, पैकेजिंग होने में कितना टाइम लगेगा, लोडिंग होने में कितना टाइम लगेगा, अनलोडिंग होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम एक मशीन खाली रहेगी, काम होगा नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो स्केड्यूलिंग में आ जाती हैं। फिर आ जाता है डिस्पैच। अब एक बार बन गया हमारा, ठीक है, तो बन गया, पैक होके रखा हुआ है। अब अगर ये रखा ही रहेगा तो सेल तो नहीं हुआ, मतलब हम ये रेवेन्यू तो जनरेट नहीं किया, तो ये मार्केट में कितने टाइम में जाएगा, ठीक है। डिस्पैच कैसे होगा, ट्रक से जाएगा या ट्रैक्टर से जाएगा या कोई इंसान लेके जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं हमारे डिस्पैच में, ठीक है। फिर और फॉलो अप सबसे ज़्यादा मेन है कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, और ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं उसको इंश्योर करना, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका प्रोडक्शन कंट्रोल में। नाउ फिर क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, आप समझो, लेट्स से जो आपकी कार है, ठीक है, कार आपने बनाई होंडा की तरह, ठीक, पहली बार सबसे बहुत तगड़ी कार बनाई आपने, बेस्ट रॉ मटेरियल, बेस्ट सब कुछ लिया आपने। फिर क्या हुआ, पहले महीने आपने 100 कार बनाई, दूसरे महीने आपने 300 कार बना दी। 300 कार बनाते ही आपकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई। आपने कहा यार ये कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर आपने देखा कि नहीं मुझे रिजॉल्व करना होगा, तो आपने इम्प्लीमेंट किया अपने प्लांट में क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल ये होता है कि हर स्टेज पे रॉ मटेरियल से आने तक और प्रोडक्ट डिस्पैच होने तक हम हर स्टेज पे एक बंदे को बैठाएंगे जो चेक करेगा ये पर्टिकुलर चीज़ स्टैंडर्ड में है या नहीं है। कोई भी चीज़ इंडस्ट्री में आती है तो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे कार के एग्जाम्पल से समझो कि टायर्स हैं, टायर्स बेस्ट क्वालिटी के होंगे, जो सीट्स हैं वो लेदर वाली होंगी, जो आपका शीशा है वो साफ़ होगा, क्लीन होगा और 2 ग्लास की लेयरिंग आएगी, काला आएगा, सफ़ेद आएगा। तो ये सारी स्टैंडर्ड्स होती हैं, ठीक है। मैं काफ़ी लेम में बता रहा हूँ, बट इंडस्ट्री में काफ़ी नंबर्स होते हैं इसमें स्टैंडर्ड के, कि जैसे डायामीटर किसी चीज़ का सिर्फ 2 होगा या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, या mm में होगा, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो आपने ये देखा कि हर स्टेज पे मैं एक स्टैंडर्ड फॉलो करवाऊँगा, तो आपने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। हर स्टेज पे रॉ मटेरियल आएगा तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, अगर नहीं करेगा तो आप उसको रिजेक्ट करके वापस सप्लायर के पास भेज दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया आपने। फिर अब इस स्टैंडर्ड को इंस्पेक्ट करोगे आप कि भाई ये जो स्टैंडर्ड है क्या फॉलो हो रहा है कि नहीं, टेस्ट हो रहा है, हाँ ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया आपने। और आपने देखा कि कितने मटेरियल मेरे रिजेक्ट हो रहे हैं, है ना, कि भाई लेट्स से आपने 100 चीज़ें मंगवाई थी बाहर से, आपके 50 तो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं बट 50 फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपने देखा कि डेविएशन आ रहा है, ठीक है। फिर आपने करेक्ट करवाया कि भाई ऐसा है, इसमें ये कर दो तो सही हो जाएगा, तो वो करेक्टनेस हो गई। फिर आपने फीडबैक लिया कि भाई जो प्रोसेस मैंने इम्प्रूव करवाया था वो सही है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या हुआ, क्वालिटी कंट्रोल इज द मैनेजमेंट प्रोसेस यूज्ड टू एंश्योर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस कंसिस्टेंटली मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड सेटिस्फाइड द कस्टमर नीड्स। मतलब जो आपका डिस्पैच हो रहा है या रॉ मटेरियल आ रहा है उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए, जिसके लिए आप क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस फॉलो करते हो। क्या हुआ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, मैंने ये समझा दिया आपको, एक बार आप पढ़ लेना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्टेब्लिश करोगे आप कंट्रोल, मतलब स्टैंडर्ड्स आप फिक्स करोगे, फिर आप उसकी टेस्टिंग करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, फिर आप देखोगे कि कितना डेविएट कर रहा है। डेविएशन मतलब कितना, लेट्स से आपने 2 सेंटीमीटर डायमीटर आपकी रिक्वायरमेंट थी बट वो आ रहा है 3 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर का डेविएशन हो गया। फिर उस चीज़ को करेक्ट करना कि भाई अब अगली बार से 2 ही देना, तुम सप्लायर को आपने बोला।
फिर उस चीज़ का फीडबैक लेना कि भाई हमेशा क्या 2 ही आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सप्लायर 10 तो 2 सेंटीमीटर का भेजता है और फिर 11वां वाला 3 सेंटीमीटर का भेज देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आ जाती है आपकी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में। अब इसी से रिलेटेड होती है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये काइंड ऑफ प्रोसेस है जिससे हम देखते हैं कोई भी स्पेसिफिक चीज़ की क्वालिटी सही है या नहीं। अब क्वालिटी कंट्रोल में क्या आ जाता है, अब एग्जांपल लो, लेट्स से दूध, ठीक है। अब दूध है आपके घर में आता है 1/2 लीटर, ठीक है। आप 1/2 लीटर का पैकेट लेके आते हो, लेट्स से कंपनी वाले ने अगली बार मान लो 1/2 लीटर की जगह पे 1 लीटर का दे दिया, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी तो सही है बट उसका वेट सही नहीं है, तो वो डिफेक्ट में आ जाता है कि भाई डिफेक्टिव पीस है ये। अब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट क्या हुआ है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोसेसेस हैं, है ना, उनमें देखना कि क्या हमारी मशीन सही से काम कर रही है। क्या कोई मशीन को होल्ड करना था लेट्स से 2 mm का, क्या वो 1